नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नजर एजेंडे पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही चढ़ा सियासी पारा। पीएम मोदी ने गोरखपुर में परिवारवाद के बहाने सपा को लिया आड़े हाथ। तो कांग्रेस यूपी में प्रचार के लिए प्रियंका का कर सकती है इस्तेमाल। और पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद ने फिर उगला जहर, भारत को दी जंग की धमकी। चले, दो खास मुद्दे हैं और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने जो है फर्टिलाइजर कारखाने का उद्घाटन किया, एम्स की सौगात दी पूर्वांचल को, और इस सबके साथ उन्होंने सीधा हमला बोला कांग्रेस के ऊपर, सीधा हमला बोला समाजवादी पार्टी के ऊपर। इसके अलावा आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके से चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से 10% आरक्षण सवर्णों को देने की बात हो रही है। इसके अलावा प्रियंका गांधी 29 तारीख को कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। समाजवादी पार्टी अपनी तरीके से रणनीति लगा रही है। क्या कुछ मायने, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं आज प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। हमारी सरकार की नीतियों के कारण, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लगातार प्रयासों के कारण, हमारी सरकार में सामान्य किसान की भलाई की दिन रात चिंता करने के कारण, मेरे किसान भाइयों, हमारी सरकार ने डीएपी खाद, जिसमें प्रति टन मूल्य में 2,500 रुपया कटौती करने में सफलता प्राप्त की है। और उसके कारण जब किसान 50 किलोग्राम की बोरी लेता है तो उसको 125 रुपया अब कम देना पड़ेगा। ये काम हमने किया है। भारत का विकास करना है तो दो पहियों पर ये विकास का रथ हमको चलाना पड़ेगा। एक पहिया पश्चिमी भारत का है और दूसरा पहिया पूर्वी भारत का है। अगर पूर्वी भारत का पहिया मजबूत नहीं होगा, अकेला पश्चिम वाला पहिया ही मजबूत होगा। गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, हरियाणा है, गोवा है, ये सब हिंदुस्तान का पश्चिमी इलाका है। अगर वो ही मजबूत हुआ और भारत का पूर्वी छोर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे देश का पूर्वी इलाका, अगर इसका पहिया मजबूत नहीं हुआ तो ये भारत का विकास रथ तेज गति से नहीं चल सकता है। भारत में दूसरी कृषि क्रांति, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर कहीं होने वाला है तो पूर्वी भारत में होने वाला है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होने वाला है। चलिए, तमाम खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रामाधार शर्मा जी हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उपेंद्र जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? एक तो प्रधानमंत्री गए हैं, पर ओवरऑल अगर हम वहां की राजनीति अब जिस तरीके से देख रहे हैं, अलीगढ़ का मुद्दा एक बार फिर से पहले कराना, फिर अब अलीगढ़ में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, कांग्रेस की तरफ से तमाम चेहरे वहां पर लगाए गए हैं, और उसके बाद अब सवर्ण वोट भी हम देख रहे हैं। इधर राहुल गांधी दलितों का मुद्दा उठा रहे हैं, मायावती को भी एक मुद्दा मिल गया है दयाशंकर सिंह वाला। तो ये तमाम चीजें और इन सबके बीच में प्रधानमंत्री का जो आज का अभिभाषण रहा, इन तमाम मुद्दों पे आपकी पहली टिप्पणी, उसके बाद फिर डिबेट खोलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होना है, आप समझिए कि चुनाव का अभियान लोगों ने शुरू कर दिया है। अभी चुनाव में करीब 6-7 महीने हैं। फरवरी में चुनाव होना है, अगर राइट टाइम पर हुआ तो 6-7 महीना पहले से अभी पूरा का पूरा चुनावी माहौल बन गया है। 4 मुख्य पार्टियां उसमें हैं, जिसमें चारों ने अपने अपने तरीके से पोजीशनिंग ले ली है।
मुझे लगता है कि कांग्रेस ने पोजीशनिंग ले ली है, समाजवादी पार्टी की पोजीशनिंग हो गई है, मायावती तो हमेशा पोजीशन लेकर रहती है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी पोजीशनिंग कर ली है प्रदेश अध्यक्ष मौर्य को बना करके। और आज प्रधानमंत्री का भाषण आप कह सकते हैं कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनौपचारिक अभियान की शुरुआत हो गई। ये चुनावी पूरा उनका भाषण था, और फिर वो उत्तर प्रदेश में वही मुद्दा ला रहे हैं जो कि इनका प्रिय मुद्दा रहा, विकास का मुद्दा, वंशवाद का मुद्दा, क्योंकि वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है, और परिवारवाद के लिए मुलायम सिंह यादव शायद पूरे देश में, हालांकि पूरे देश में बहुत जातिवादी संगठन हैं, जातिवादी नेता हैं, वंशवादी लोग हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इनका है। अगर काउंट किया जाए तो ये सबसे ऊपर है, अव्वल नंबर पर है। तो उसको ये इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये तो उस इशू बना रहे हैं मुलायम सिंह यादव के वंशवाद की, लेकिन खुद इन्होंने अनुप्रिया पटेल को मंत्री बना रखा है, यह भी तो एक वंशवाद है। तो उसके कारण जो जितना इनको महत्व मिलता था लोकसभा चुनाव में, इनकी बातों को जो तवज्जो दी जाती थी, जो वेट मिलता था, वो वेट अब कम हो गया। तो इसलिए ये उम्मीद मत करें कि उसी तरह की बात करके जो 2014 के चुनाव में लोकसभा के समय कर रहे थे, वैसा ही माहौल ये खड़ा कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए लोग देखते भी है ना। देखें, जब भी जस्ट एक परिवार के व्यक्ति को आपने मंत्री बना दिया है, इसके बावजूद कि उस परिवार में, उस पार्टी में उनको लेकर के मतभेद था, पार्टी से निकाल भी दिया गया था, उसका विरोध भी हुआ, तो आपने पता नहीं क्यों बना दिया। अभी तक लोग सवाल एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर अनुप्रिया पटेल को मंत्री क्यों बनाया गया, उससे क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा, और वो भारतीय जनता पार्टी में भी आ गई है। तो ये जो कह रहे हैं विकास सही है, विकास बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जब केंद्र स्तर पर चुनाव हो रहा तो लेकिन राज्य स्तरों पर विकास उतना बड़ा मुद्दा नहीं रह जाता। मुद्दा कहने के लिए हो जाता है, अब है कि कहना पड़ता है, लेकिन इसे बिहार में विकास सब खूब कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली पूरा कास्ट पोलराइजेशन पर भी हुआ। असम में भी लोग विकास कर रहे थे, लेकिन जो लोकल वहाँ का एंटी सेंटिमेंट था 15 साल की सरकार के खिलाफ, वो काम किया। कोई विकास वगैरह क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर भले इशू हो, लेकिन नहीं होता। तो ये जो भाषण कर रहे हैं, तो ये पोजिशनिंग तो अपने ढंग से कर ली है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनकी बात की कितनी विश्वसनीयता रहेगी, कितना लोग मानेंगे। और जहां तक कांग्रेस की पोजीशनिंग की बात है, तो कांग्रेस से जो हमें लगता है कि पिछले 25 साल में जितना ज्यादा तैयारी के साथ इस बार उतर रही है, उतना तैयारी के साथ कभी नहीं उतरी होगी। शीला दीक्षित को यहाँ से ले जाकर के, दिल्ली से ले जाकर के मुख्यमंत्री का चेहरा पेश किया गया है। प्रियंका गांधी है जो पहली बार रायबरेली अमेठी से बाहर निकल करके चुनाव प्रचार करेंगी। फिर एक राज बब्बर को बनाया गया, एक अनटेस्टेड व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया है। एक वहाँ के संजय सिंह है, उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो कास्ट बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने, और गुलाम नबी आजाद को इसलिए लाया गया है ताकि वो मुस्लिम चेहरा हो कांग्रेस का। इस तरह से कांग्रेस की जो तैयारी हमें लगता है कि पिछले 25 साल के चुनाव ज्यादा बेहतर तैयारी बहुत बेहतर है, लेकिन बाकी देखिए कि किस तरह से रिजल्ट निकलता है। चलिए सेकंड राउंड में आते हैं आपके पास, बाकी पार्टियों के बारे में भी बाकी राय भी लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्थिति है उसमें भारी कौन पड़ता दिखाई दे रहा है। रामाधार जी, आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को? सभी पार्टियां अब जो है समय कम रह गया है, अपने अपने पत्ते सबने लगभग खोलने शुरू कर दिए हैं, अपने अपने स्तर से अपनी बातों को लोगों के बीच रखना शुरू कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हिंदी पट्टी का चुनाव, जो भी राज्य स्तर का चुनाव है, उस चुनाव में जातिवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी जैसा उपेंद्र जी ने कहा कि अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाए, तो मैं तो एक बार मिलने का मौका मिला है, पढ़ी लिखी महिला हैं और ऐसा उसमें कुछ नहीं है। सोनेलाल पटेल जी अपना दल बनाए थे और बनाने के बाद अपना उनकी उत्तराधिकारी के रूप में, अब रास्ते में फ्यूड्स होते हैं, बहुत सारा झंझट है, पारिवारिक झंझट है, लेकिन उन सबों से बाहर निकल के ये काम करने वाली महिला हैं और इसका एक अच्छा प्रभाव उत्तर प्रदेश में भाजपा को है। वो इसमें कहीं गलत मसला नहीं, लेकिन जो वंशवाद की बात की जा रही है वो बिल्कुल सपा और एक तरह से कांग्रेस पे वो ज्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहीं तक दिखता है। और इधर भी जो दिख रहा है सपा में, तो परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सत्ता के किसी ना किसी पद ओहदे पर ना विराजमान हो। तो राजनीति वहां तो जातिवाद, उसके बाद जातिवाद हावी रहता है। मायावती जी का जो कार्रवाई हमने सुना परसों राज्यसभा में, जो वो बोल रही थी,
वो 5 बार मुख्यमंत्री रही और एक महिला के मुंह से वैसी भाषा शोभा नहीं देती है। लेकिन फिर चुनाव नजदीक है, इसलिए लोग एन करेन प्रकारेन हर तरह से सनसनी फैला के अपने लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगे पड़े हैं। अब ये तो पोलिंग के बाद है, जैसे जैसे हम और थोड़ा नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें और स्पष्ट होती जाएंगी। आज प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था, इन्होंने जो गोरखपुर की सभा में अपनी बातें कही, उन बातों में बहुत थोड़ा सा कटाक्ष बाकी प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के ऊपर उनका रहा। ज्यादातर जोर उनका विकास पे, फर्टिलाइजर प्लांट पे, गैस पाइपलाइन सप्लाई पे, एम्स पे और कुछ दूसरे विशेष जो क्षेत्रीय चीनी के का जो गन्ना किसान का मूल्य जो बकाया था किसानों के ऊपर, इन सभी मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित था। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री इस चुनाव को पूरी तौर पर विकास वर्सेज अदर्स के मामले में लाने के मूड में हैं। अब देखिए भविष्य में क्या होता है। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो कांग्रेस के लिए भी अब अस्मिता का सवाल इसलिए भी है कि एक एक करके तमाम राज्य उनसे छीनते जा रहे हैं और उनकी तैयारियों से ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को अगर राज्यसभा में अपने नंबर्स बढ़ाने हैं तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होगा और ये इस बात को भी दर्शाएगा कि बीजेपी जो उस समय 2014 में थी अभी उसकी स्थिति है क्या। तीसरा, समाजवादी पार्टी है जो खुद सत्ता में है और बसपा के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है इन चारों दलों के लिए। 2 महीने के अंदर 4 रैलियां प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश में किसी न किसी बहाने से हो चुकी हैं। आपकी पहली टिप्पणी उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों को लेकर। देखिए, दोनों जो हमारे साथी हैं मोरलेस उन्होंने यही कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने आप को फोकस जो है वो विकास पे रखा है। अभी चुनाव में मेरा ख्याल है जनवरी में चुनाव होने हैं, कोई 5-6 महीने बचे हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना आसान नहीं है कि जो परिस्थिति आज नजर आ रही है वो रहेगी। हम बिहार के चुनाव में देख चुके हैं, ऐसे ही करीब करीब रैली प्रधानमंत्री की बिहार में, जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, जब पहला इलेक्शन रैली प्रधानमंत्री की थी, यही तमाम सारी बातें उस वक्त भी थी। वो विकास की बात कर रहे थे, तमाम सारे डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जातिवाद की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। लेकिन जब चुनाव के नजदीक आते आते वहां विकास नजर नहीं आया, वहां जातिवाद नजर आया, वहां आरक्षण का मामला नजर आया, वहां हिंदू मुस्लिम का मामला नजर आया, वहां पे अखलाक जिंदा हो गया, फिर वहां पे राक्षस और जाने क्या क्या हुआ। तो अभी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का युद्ध इसलिए बड़ा युद्ध है कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता दिल्ली से भी जाता है, लोग वहीं से कमजोर होते हैं या वहीं से सत्ता में जाते हैं। मुझे लगता है कि आज की रैली से हम ये माने कि प्रधानमंत्री, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की हैसियत में है तो वो तमाम भाषा वो नहीं बोल सकते जो मुलायम सिंह बोल सकते हैं, जो मायावती बोल सकती हैं, जो कांग्रेस बोल सकती है। तो उनके पास जो अपना सबसे बड़ा यूएसपी है, अब वो आगे चल के कितना चलेगा या नहीं चलेगा, या जिस तरीके के हालात आज बनते नजर आ रहे हैं, क्या ये आगे तक प्रिवेल करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें होंगी, अभी कास्टिज्म की बात आएगी, अभी कम्युनलिज्म की बात आएगी, अभी कैराना भी आना है, अभी अलीगढ़ भी आना है, और कुछ 6 महीने में क्या नई बात होगी ये किसी को पता नहीं है। हम देख चुके हैं कि मथुरा में एक प्राइवेट आर्मी तैयार की जा रही थी, वो दंगे कराने के लिए मुलायम सिंह ने बनाई थी, वो देश में हाहाकार मचाने के लिए बुलाई थी, फिर उसका इस्तेमाल क्या किया जाता। अभी बहुत सारे छुपे हुए राज निकलेंगे, बहुत सारे हथियार अभी निकलेंगे जो लोगों ने छुपा रखे हैं, उसके बाद तय होगा। अभी बहुत इट्स टू प्रीमेच्योर कि हम आज की तमाम रैलियों से और आज के हालात से कि मायावती के बारे में किसी बीजेपी के नेता ने कुछ कह दिया वो वहां जिंदा रहेगा, या 7 दलित जो है गुजरात में उनकी कुछ पिटाई हो गई तो उस पर कुछ होगा, ये तमाम सारी चीजें पीछे चली जाएंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे आएंगे कि उस पर मुझे लगता है विकास हमें पीछे नजर आएगा उस वक्त। चलिए उपेंद्र जी, अब जो है अगर अभी की स्थिति पर आपसे मैं सवाल पूछूं कि किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है, और ये जो मुद्दे जो तमाम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो दलित का मुद्दा हो, चाहे वो कैराना और अलीगढ़ का मुद्दा हो, जो अब धीरे धीरे जो है काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा बन सकता है आने वाले समय के अंदर, ये इन मुद्दों में कौन सा फैक्टर करेगा, या फिर कांग्रेस की तरफ से जो 10% सवर्णों को आरक्षण देने का एक कहा जा रहा है कि वो घोषणा पत्र में इस बात का ऐलान कर सकते हैं, ये जो तमाम 2-3-4 चीजें हैं, इसमें से कौन सा बड़ा फैक्टर आपको लग रहा है? अभी देखिए, बड़ा फैक्टर तो 2 तरह का है। जो चुनाव होता है तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव फैक्टर होता है कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, ये सब पॉजिटिव फैक्टर है कि पॉजिटिव कानून होता है कि हम पर्टिकुलर कास्ट को के हैं, पर्टिकुलर कास्ट को देंगे, कम्युनिटी के कम्युनिटी को देंगे। दूसरा नेगेटिविज्म होता है कि हम इस कारण से इसके खिलाफ देंगे। एक होता है अपना कारण, एक होता है दूसरे का कारण। तो ये जो पॉजिटिव कारण है तो उसमें तो ये चलेगा ही, कास्टिज्म चलेगा। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि बहुत बड़ा ग्रुप है वहाँ का
जो उसको आप फ्लोटिंग वोट है, अभी तक कमिटेड वोट नहीं है। वहाँ का आप कह सकते हैं कि यादव कमिटेड है मुलायम सिंह के प्रति, और जाटव है वो कमिटेड है मायावती के प्रति। इसके अलावे मुसलमान है तो वो भी फ्लोटिंग वोट है। अभी उसका पूरा उसका सिर्फ एक ही कमिटमेंट है और नेगेटिव कमिटमेंट है कि बीजेपी को हराएंगे। दूसरी बात है कि जो नॉन यादव ओबीसी है वो भी अभी फ्लोटिंग है, उसको पता नहीं चल रहा किसको हम वोट दें। पहले उसका एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को जाता था, एक हिस्सा बीजेपी को भी जाता था, और भारतीय जनता पार्टी तो बीजेपी हाँ बीजेपी को भी जाता था और उसको मायावती को जाता था, बीएसपी को भी जाता था। अब है कि बीएसपी को हमें लगता है कि लगभग डिजर्ट कर चुका है ओबीसी। पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने बहुत 13-14 सीट दिया था 80 में ओबीसी को, और जब इनकी 5 साल की सरकार थी उसमें इन्होंने उनकी उपेक्षा की थी। दूसरा बात है कि जो कॉम्युनल आधार पर जो ओबीसी का जो आरक्षण बटा था 27%, उसके पीछे भी मायावती का हाथ था। मायावती बार बार चिट्ठियां लिखती थी मनमोहन सिंह सरकार को, तो इसके कारण है कि ओबीसी का मोहभंग हो गया है। उनकी जो बहुजन राजनीति थी जिसके तहत वो शेड्यूल कास्ट के साथ ओबीसी को जोड़ लेती थी, वो विफल हो गई है, तो वो भी फ्लोटिंग हो गया बहुत। वो किधर जाएगा? दूसरा ब्राह्मण वोट है, वो भी अभी पूरी तरह से कमिटेड किसी एक के साथ नहीं है। कुछ लोग ये जो पहली बार कार्ड हमने देखा सवर्णों वाला कार्ड कि 10% ये कार्ड होगा, ये काम करेगा? ये नहीं काम करेगा। ये जो 10% जो है, ये घोषणा क्या करेगी कांग्रेस? कांग्रेस ने तो 10% सवर्णों को आरक्षण दे दिया था जब बीपी सिंह के सरकार के बाद नरसिंह राव की सरकार बनी थी। तो उस समय एक नोटिफिकेशन हुआ था, सीताराम केसरी थे कल्याण मंत्री, तो उन्होंने 10% सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया था, और वो मुकदमा चला था सुप्रीम कोर्ट में। 9 जजों के बेंच ने उसको खारिज कर दिया और कह दिया कि ये असंवैधानिक है, संविधान है जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता है। तो वो तो कांग्रेस ने दिया था आरक्षण, उसको खारिज कर दिया गया, और उसी जजमेंट का हवाला देकर के हरियाणा का जो आरक्षण था सवर्ण का, उसको भी एक बार खारिज कर दिया, फिर दोबारा दिया, फिर खारिज होगा। गुजरात में भी कुछ ऐसा दिया गया था, उसको भी खारिज कर दिया गया। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण ऑलरेडी दे दिया गया था। मेरा जो सवाल है, ये चुनाव का कितना बड़ा मुद्दा, वो खत्म करे जो करे वो मैं उस पर ये नहीं होगा, इसलिए कि जो सवर्ण लोग हैं वो जानते हैं कि ये जो 10% का है, और फिर 10% 50% से ज्यादा देगा, तो वो 50% जो शेष है उसको नहीं चाहते कि उसमें से काट करके हमको 10 दो। इसके भी पक्ष में सवर्ण नहीं है। हाँ, अगर सवर्ण को कहेगा, जैसे हार्दिक पटेल बोल रहा था जो 27% है उसी में हमको एडजस्ट कर दो, तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाहर आप 50% को आप जैसे ही वायलेट करते हैं तो जो सवर्ण है जो उसको नहीं मानेगा। दूसरी बात को जानते हैं, ये सवर्ण आयोग तो नीतीश कुमार ने बनाया था। 10% आरक्षण की बात कांग्रेस क्या कर रही है? मायावती कर रही थी लगातार। मायावती जो पिछला चुनाव लड़ी है 2012 में, उसमें उसका था वायदा था कि 10% आर्थिक आधार पर हम आरक्षण देंगे। एक आध बार उन्होंने कुछ करने की कोशिश भी की थी। तो ये जो आर्थिक आधार पर जो सवर्ण को आरक्षण है, लोगों को पता है, खासकर सवर्ण लोग हैं वो पॉलिटिकली ज्यादा कॉन्शियस हैं, उनमें लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो उनको इस मामले में बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप पिछड़े वर्ग के लोगों को बेवकूफ बना लीजिए आरक्षण के नाम पर, उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। इसलिए ये कोई कांग्रेस का मुद्दा नहीं बनेगा, पिटा पटाया हुआ मुद्दा है। 10% आरक्षण की बात इवन लालू यादव भी एक आध बार कर चुके हैं, नीतीश कुमार बहुत बार कर चुके हैं, मायावती कर चुकी है, कांग्रेस खुद पहले भी कर चुकी है, कुछ राज्यों में लागू किया गया है। तो ये जो आरक्षण का ये जो मुद्दा है, ठीक है, वो नहीं चलेगा। रामाधार जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर क्योंकि ज्यादातर हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इस बात पे तो सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति बड़ा फैक्टर होगा, जो कि बिहार में भी देखने को मिला। अभी की जातीय समीकरण को देख करके किसका पलड़ा भारी लग रहा है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने कार्ड चल दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को बना करके, इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है बसपा की तरफ से कि एक उनका वोट बैंक है और टिकट अगर सवर्णों को ज्यादा दे करके वो भी एक बैलेंसिंग, और सवर्ण और मुसलमानों को वोट दे करके वो भी एक बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। समाजवादी पार्टी की अपनी राजनीति है। कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने तमाम पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो साफ साफ लग रहा है कि वो पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। तो किसका जातिगत समीकरण आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है? देखिए, इसमें बहुजन समाज पार्टी का जातीय समीकरण आज तक रहता था दलित और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन, और साथ में कुछ अल्पसंख्यक मत उसके साथ जुड़ जाते थे, तो मायावती अपनी सरकार बना लिया करती थी। इस बार अभी तक ब्राह्मण मत उत्तर प्रदेश में किसके पक्ष में जाएगा ये अभी स्पष्ट दिख नहीं रहा है। ये चीज जो है बिल्कुल अधर में है अभी। अब हो सकता है ब्राह्मण मत अगर भाजपा की ओर वापस चला जाएगा तो भाजपा को एज मिल जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के साथ इंटैक्ट अगर रहेगा तो बहुजन समाजवादी पार्टी को कुछ, बसपा को कुछ फायदा होगा। समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक इंटैक्ट है, यादव वोट उनके साथ हैं। अगर 100% अल्पसंख्यक मत, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में इनको सपोर्ट किया था अखिलेश यादव
मुख्यमंत्री बने। अगर वो 100% अल्पसंख्यक मत समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं तो एज समाजवादी पार्टी फिर से ले लेगी। देखिए, मुलायम सिंह यादव की छवि जैसी भी रही हो, एक बात मानना होगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश प्रसाद यादव की छवि जो है वो कंपैरेटिवली साफ सुथरी है। बाकी इनके चाचा ताऊ लोग क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री की छवि ठीक ठाक है। कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था वाली स्थिति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जब सरकार रहती है तब भी वो आरोप लगता है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का इनके ऊपर भी आरोप लगता है। तो ये दोनों दल पिछले लंबे अरसे से यही दोनों लोग सत्ता में है वहां, और दोनों कानून व्यवस्था एक लेवल पर जाने के बाद ध्वस्त करने में पारंगत रहे हैं। इसलिए वो कानून व्यवस्था वाले मुद्दे पर नहीं, इनका समाजवादी पार्टी का गुंडागर्दी निगेटिव फैक्टर है। बहुजन समाज पार्टी का पॉजिटिव फैक्टर ये रहेगा कि अगर ब्राह्मण मत इसके साथ फिर से वापस 100% इंटैक्ट हो जाए तो मायावती को एज रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन सबों के बीच में कांग्रेस जो है वो अपने आपको तीसरे नंबर पर बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस के लिए पहले दूसरे नंबर पर कितनी भी तैयारी कर ले, उत्तर प्रदेश में पार्टी की जो स्थिति है उस स्थिति के बेसिस पर आना संभव नहीं है, तो ये तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है। चलिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। लेकिन आज का दूसरा विषय भी काफी महत्वपूर्ण है, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से हाफिज सईद ने गीदड़ भपकी दी है भारत को, क्या कुछ उसके मायने हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के, क्या कुछ स्थितियां बन रही है तमाम पार्टियों की तरफ से। लगातार पुरजोर कोशिश अब जो है एक तरीके से चुनावी बिगुल जो है वो सभी पार्टियों की तरफ से बजा दिया गया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम आप भी कह रहे थे कि इसमें कई सारे मुद्दे सामने आएंगे अभी, और जातीय समीकरण तो उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में, देश भर के चुनाव में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में ज्यादा मायने रखता है। कैसे देख रहे हैं, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी तैयारी जो है कम से कम कागज पे अगर देखें तो काफी तैयारी के साथ वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लड़ रहे हैं। सपा, बसपा, भारतीय जनता पार्टी, कैसे देख रहे हैं, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि आज की डेट में अगर एनालिसिस किया जाए तो मुझे एक नई तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश में उभरती नजर आती है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक लंबे समय से वहां से बाहर हैं, और वो मायावती और मुलायम सिंह के बीच में ये चीज बढ़ती रही है। और ये भी देखें कि जो आज की जो बीजेपी है वो बीजेपी नहीं है जो अडवाणी की बीजेपी या अटल की बीजेपी हुआ करती थी। दूसरी बात आप ये देखें कि मायावती और मुलायम सिंह, इसको मेरा ख्याल है उत्तर प्रदेश में लोग बार बार देख चुके हैं, जातियों के एंगल से भी देख चुके हैं, जातियों के बाहर के एंगल से भी देख चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बड़ी रणनीति वो देखें कि क्या बदलाव हुआ है। कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ने गई, 7% मुसलमानों के आरक्षण की घोषणा की इन्होंने। महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने गई, 5% की घोषणा की। आपको याद होगा 2012 के अंदर सपा के अंदर और कांग्रेस में इस बात की होड़ लगी हुई थी कि कौन ज्यादा आरक्षण की घोषणा करे। सलमान खुर्शीद को आपको याद होगा किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का तमाम सारी बातें हुई। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी आज मुसलमान की बात नहीं कर रही है, आज वो ब्राह्मण की बात कर रही है। और जिस ब्राह्मण लीडर को वो लेके भी गई हैं, उनका पूरा जो बैकग्राउंड है वो सबको पता है। उनके ससुर साहब जब होम मिनिस्टर थे तो वो क्या करती थी, कैसे सरकार चलाती थी। वो देश में अगर 2 ऐसे मर्डर हुए हैं, दीनदयाल उपाध्याय और श्रीमती शीला दीक्षित के पति विनोद पांडे का, ये 2 ऐसे मर्डर हैं जिनके बारे में आज तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है कि ट्रेन के अंदर कैसे मारे गए। मेरा कहना यह है कि शीला दीक्षित के बारे में ये कौन नहीं जानता कि ये असली ब्राह्मण नहीं है। इन्होंने एक ब्राह्मण से शादी की है और ये खुद खत्री पंजाबी हैं। अब ब्राह्मणों के नाम पर उत्तर प्रदेश में जहां कैलाशपति मिश्रा हो, सॉरी वो त्रिपाठी जी हो, कमलापति त्रिपाठी हो, उनका परिवार हो, जब ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता हो, उसमें एक आयातित आपको ब्राह्मण लीडर ले जाना पड़ा।
जिसकी वजह से जिसको आप पंजाब ले जाना चाहते थे उन पे दागदारी के चक्कर में आपने वापस लिया। तो इस ब्राह्मण फेज से ये उनको ले जाकर के और 10% आरक्षण की बात करके मुसलमान ने ये कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि अब हम मुसलमानों के चक्कर में अपने हाथ नहीं जलाएंगे। मुझे लगता है कि इस चुनाव के अंदर मायावती और मुलायम सिंह जिस तरीके की रणनीति आप देख रहे हैं, इसमें सबसे कमजोर मुझे इस वक्त मुलायम सिंह नजर आते हैं। वो कागज पे तो नजर आ रहे हैं तमाम सारी बातें, लेकिन जिस तरीके की बातें मुलायम सिंह कैंप से निकल रही हैं बराबर, वो हताश हैं, वो कह रहे हैं सरकार नहीं बन रही है। मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस मजबूत होगी और इनके मजबूत होने से जो दो भी सरकारें जो दोनों ऊपर हैं, सपा बसपा की पार्टी, वो बगैर दोनों में से किसी के मदद के सरकार नहीं बना पाएंगी। ये बड़ी एक चेंज होने जा रहा है। चलिए इसी बात के साथ इस विषय को यहां पर रोकते हैं। आने वाले समय में जो कुछ भी उत्तर प्रदेश से अपडेट होगी हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि अभी चुनाव में समय है और रोज समीकरण बदल रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की। आपको बता दें कि लगातार सीमा के उस पार से गीदड़ भभकियां आतंकियों की तरफ से चल रही हैं, खासतौर से बुरहान वानी के मारे जाने के बाद। एक बार बता दें आपको फिर से कि हाफिज सईद की तरफ से अब से कुछ घंटे पहले जो है एक बार फिर से भड़काने वाले बयान दिए गए हैं। हाफिज सईद इसलिए भी अब महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सरकार हाफिज सईद चला रहा है। जिस तरीके से नवाज शरीफ से लेके वहां की सेना तक ब्लैक डे मना रही थी, एक बार फिर से पाकिस्तान के हाफिज सईद की तरफ से कहा गया कि आसिया इंद्राबी ने उन्हें फोन किया। उन्होंने कहा कि 15 मिनट तक वो रोती रही उनसे बात करते हुए। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे भाई से मदद चाहिए और उन्होंने तमाम लोगों से अपील की कि आसिया इंद्राबी की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी जिक्र किया गया कि जो गिलानी का 4 सूत्री फॉर्मूला है कश्मीर हल करने का, उसको हिंदुस्तान स्वीकार करे वरना जंग के लिए तैयार रहे। तो धमकी दी गई है हाफिज सईद की तरफ से कि हिंदुस्तान को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें कल ही भारत की तरफ से बहुत स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को 2 टूक जो है वो चीजें सुनाई गई थी जब ब्लैक डे मनाया गया था, और ये कहा गया था कि सबसे पहले पीओके से वहां से सेना हटाई जाए और सीधा जो है बहुत सख्ती के साथ भारत की तरफ से संदेश दिया गया था। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। पहली टिप्पणी, हाफिज सईद एक तो अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट जिसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम है, वो आदमी खोल करके न सिर्फ ब्लैक डे मनाता है, तमाम रैलियां कर रहा है। उसके जहां वो रैली करते हैं उससे थोड़ी दूर पर जो है नवाज शरीफ साहब ब्लैक डे मनाते हुए दिखाई देते हैं। और अब जो है इस तरीके की धमकी जो सीमा पार से दी जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? आप देखिए, हाफिज सईद जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ये सब जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उस हाफिज सईद से ज्यादा बड़े हाफिज सईद हिंदुस्तान की धरती पे और हिंदुस्तान के टैक्स पेयर की मनी से सिक्योरिटी लेने वाले लोग वो ज्यादा बड़े खतरनाक हैं। हाफिज सईद ने कोई नई बात नहीं कही है। हाफिज सईद ने 3 दिन पहले पाकिस्तान हुकूमत को, नवाज शरीफ को एड्रेस करते हुए कहा है कि भारत से पाकिस्तान अपने सफीर को वापस बुलाए, तमाम तिजारती ताल्लुकात को तोड़े और पाकिस्तान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार रहे, बगैर इसके कोई हल नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है हाफिज सईद से कि हाफिज सईद साहब, मौलाना हाफिज जो आपने अपने नाम के आगे लगा रखा है, यह मुसलमानों के लिए शर्म की बात है कि अगर आपको जंग छेड़नी है तो आप राहिल शरीफ से बात करें, नवाज शरीफ से बात करें और हमारे ऊपर हमला कर दें। हम इससे कहीं कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आपको जंग करनी है और भारत से आप कह रहे हैं, तो भारत को तो जंग करनी नहीं है। अगर जंग करनी है तो हाफिज सईद राहिल शरीफ से मशवरा करें और तय करके आप जंग कर दें। इसे कोई हिंदुस्तानी ये नहीं करा कि ना करें, ये कर लें। ये तमन्ना आपकी 5वीं बार भी पूरी हो जानी चाहिए अगर आपको कोई गलतफहमी है। दूसरी बात आप देखें कि एक चीज मैं आपसे बीच में रोक करके पूछना चाहूंगा कि क्या वजह है, चाहे वो वहां की राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की, आसिया इंद्राबी फोन करती हैं हाफिज सईद को, हाफिज सईद इसको पब्लिकली बताते हैं। बुरहान वानी फोन करते हैं हाफिज सईद को कि मरने के 1 दिन पहले उन्होंने फोन किया और कहा कि मैं जो है आपसे मिलना चाह था, आपसे बात हो गई, अब मैं जन्नत जाऊंगा। ये तमाम चीजें हाफिज सईद खुद बोल रहे हैं। फिर वजह क्या है कि इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया था? बुरहान वानी को मारने पर फिर जो है इस तरीके का जो जन समर्थन मिलता, चलिए वो उस पर हम काफी बहस कर चुके हैं, लेकिन आसिया इंद्राबी अभी तक बाहर क्यों? देखिए, मैं तो पहले से आपके चैनल पे ही कहता रहा हूं कि आप पड़ोस पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कहते रहें, अगर आप अपने मुल्क के अंदर जो जिंदा बुरहान वानी घूम रहे हैं
बुरहान वानी को मार सकते हैं, सैयद शाह गिलानी को क्यों नहीं मार सकते? सैयद शाह गिलानी तो बुरहान वानी से ज्यादा खतरनाक आदमी है। ये जो मीरवाइज उमर फारूक है, ये उससे ज्यादा खतरनाक आदमी है। तो ये बुरहान वानी एक आतंकवादी घोषित हुआ क्योंकि उसने हथियार उठा लिए, लेकिन ये जहनों में जो हथियार बो रहा है, जो जहनों में जो जहर पैदा कर रहा है, ये तो बुरहान वानी ज्यादा से खतरनाक है। तो भारत सरकार इनके बारे में क्या कर रही है, ये तो भारत सरकार को तय करना है, और भारत सरकार का जो एक्सटेंशन पार्ट है पीडीपी और जो बीजेपी की सरकार है, ये उनको तय करना है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आसिया अंद्राबी ने कभी भारत पाकिस्तान का झंडा दिखा दिया। आसिया अंद्राबी टेलीफोन पे लाहौर के अंदर भारत के खिलाफ होने वाली रैली में शामिल होती है। यासीन मलिक उस रैली में बैठने जाता है। सैयद शाह गिलानी के एजेंडे को हाफिज सईद कहता है ये माने। वो एजेंडा कौन है? मुझे लग रहा है कि हाफिज सईद को एक बड़ी गलतफहमी ये हो गई है कि जिस तरीके से वो अपनी सरकार को टर्म डिक्टेट करते हैं, और उस टर्म डिक्टेट करने से पाकिस्तान की सरकार ने, खासतौर से नवाज शरीफ ने, जिसको भारत के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ये कहता था नवाज शरीफ बहुत अच्छा आदमी है, वहां के सिविलियन बहुत अच्छे आदमी है, सिर्फ फौजी खराब है, आतंकवादी खराब है, वो साबित हो गया कि नवाज शरीफ जिस तरीके से एक के बाद एक, कभी उनका फॉरेन ऑफिस, कभी उनके फॉरेन ऑफिस के जो एडवाइजर हैं सरताज अजीज, कभी प्राइम मिनिस्टर खुद, जिस तरीके से राष्ट्र के नाम संदेश दिया, और जो ब्लैक डे मनाया गया उस दिन उनके चेहरे पे जो एक छोटा सा हल्का सा झीना सा माहौल जो पर्दा लगा हुआ था वो भी उतर गया। आज फौज, सरकार और आतंकवादी एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं फिर यह कहूंगा कि भारत सरकार को यह आतंकवादी सैयद शाह गिलानी, यासीन मलिक और उमर फारूक को भी गोली मारनी चाहिए, इनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो उनके तार हैं ये ऑफिशियली यहां मौजूद हैं, ये व्हाइट कॉलर जो लोग बैठे हैं वो दिल्ली में आकर के भारत को चैलेंज करते हैं, भारत की रिट को चैलेंज करते हैं, और भारत सरकार उन पे काम नहीं पकड़ती है। तो ये भारत सरकार को तय करना है, बताना है कि आपका इनके बारे में क्या कहना है। उपेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, एक ये जो हाफिज सईद ने कहा वो तो है ही, दूसरा एक और बात जो बार बार हाफिज सईद की तरफ से इधर एक हफ्ते के अंदर जो स्पीचेस सामने आ रही है उसमें हम देख रहे हैं कोशिश ये की जा रही है इस पूरे मामले को धर्म से जोड़ने की, लोगों से जोड़ने की। तो ये आपको लगता है कि अगर ये कितना खतरनाक हो सकता है कश्मीर को लेकर के? क्या ये कोशिश इस बात की है कि यहाँ पे जो लोग उस धर्म से जुड़े हुए हैं उनके अंदर ये गुस्सा और उनको खड़ा किया जाए वहां से लाने की बजाय? इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कश्मीर के मसले को हमेशा सांप्रदायिक धार्मिक कलर पाकिस्तान देता रहा है। ये बहुत दिनों के बाद खुलकर बोला हो, लेकिन शुरू से ही जब से पाकिस्तान का गठन हुआ है और जब से कश्मीर समस्या सामने आई है, वो कश्मीर को पाकिस्तान ही इंडिया के पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा बोलता है। कहता है कश्मीर इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ इंडियन पार्टीशन। तो पार्टीशन हुआ है धर्म के आधार पर, तो उसी रूप में बोलता है कि ये भी धार्मिक मामला ही है। यहाँ चूंकि मुस्लिम मेजोरिटी है इसलिए ये पाकिस्तान में होना चाहिए, उनका ये कहना है। तो अभी जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम इश्यू को भी जोड़ दे रहे हैं, मतलब वोकल हो गए हैं, उसका एक कारण ये है कि जो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें पाकिस्तान आइसोलेटेड हो गया और आइसोलेशन का खतरा और बढ़ गया। हो सकता है कहीं इस्लामिक कंट्रीज में भी आइसोलेटेड ना हो जाए, एक खतरा पैदा हो गया है। तो उस खतरे से पैदा करने के लिए फिर अब रिलीजन को वोकल रूप से ये उसका हंगामा किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया कि भाई ये कश्मीर है जो इंडिया का इंटरनल मामला है। यूनाइटेड किंगडम ने कह दिया कि आप अपना काम कीजिए। फ्रांस ने कह दिया कि भाई देखिए आप अपनी समस्या रखिए। इसने कह दिया कि हमें पता है कि आप कौन हैं। तो ये जो पाकिस्तान है, इवन रूस भी इस इशू पर पाकिस्तान से अलग सोचता है। तो पाकिस्तान के साथ है कि चीन उसके साथ है, लेकिन चीन भी इस इशू पर उस लेवल पर नहीं जाता है। तो अब है कि इस्लामिक कंट्री में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पाकिस्तान नई रणनीति बना रहा है। फिर पाकिस्तान की एक और समस्या है, वो है आर्थिक समस्या। अगर अमेरिका आर्थिक सहायता देना बंद कर दे तो इसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। पता नहीं इसका जो सेना है उस सेना का खर्च कौन वहन करेगा। तो फिर एक दूसरा सपोर्ट बेस भी ढूंढ रहा है, इकोनॉमिक सपोर्ट बेस, कि ताकि जो इस्लामिक कंट्री है वो मजहब के नाम पर हमें वो कंपनसेट कर दे जो कि लॉस होगा हमें अमेरिका के सपोर्ट कम होने से। तो इसलिए इस्लाम की जो इन्होंने जो चर्चा जो छेड़ दी है वो तत्कालिक उसका कारण ये है, कोई नया इनकी स्ट्रेटजी नहीं है। वो हमेशा ये वो करते रहे हैं और इंडिया के जो मुसलमान हैं उसको भी कोशिश करते हैं। शायद उसमें कुछ लोग, हालांकि बहुत कम होगी आबादी, उसमें कुछ लोग ऐसे प्रभावित भी होंगे, लेकिन जान रहे हैं वो। एक सवाल जो पुष्पेंद्र जी ने उठाया कि इस बात को आप सेना से ना कह के जो यूथ है वहां का उसको आप एड्रेस कर रहे हैं, तो क्या आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जाकर के लड़िए,
सेना के बजाय आप जाकर के कश्मीर में आइए और यहाँ पे आकर के लड़ाई लड़िए, ये लड़ाई कौन लड़ेगा फिर? ये जो जिहादी है वहाँ पाकिस्तान में पिछले 25 साल से यही हो रहा है। एक तो सेना का सैनिक ट्रेनिंग होता है, दूसरा कि सेना से बाहर 90s में क्या होता था कि अखबारों में एडवर्टीजमेंट दिया जाता था। उस एडवर्टीजमेंट में कहा जाता कि इतने साल के बच्चे, 12 साल से 20 साल के बच्चे आएँ, हम जो कैंप चला रहे हैं उसमें शामिल हो, और कश्मीर को लिबरेट करने के लिए हम कैंप चला रहे हैं। उसके नाम से फंड मांगा जाता था कि कश्मीर की आज़ादी के लिए हम कैंप लगा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो बजाबते अखबार में विज्ञापन दे करके लोगों से पैसे मांगे जाते थे। लोगों को कहा जाता था, माओ को कहा जाता था कि आप अपने बेटे को भेजो उसको जिहाद के लिए। तो ये जो है, ये भी कोई पहली बार नहीं कहा है, ये पिछले 25 साल से कर रहे हैं। और उसी के कारण है कि पाकिस्तान है जो बहुत ही एक वायलेंट नेशन हो गया है। तो आप देख रहे हैं उतना जो अपने आप मर रहा है, वो हिंसा का शिकार, वो गड्ढा खोद रहे थे भारत के लिए, लेकिन उस गड्ढे में पाकिस्तान भी बहुत बार गिरा है। उसके बहुत सारे लोग मारे गए हैं, क्योंकि उसने पूरा 90 के बाद जो जनरेशन पैदा हुआ है उस समय जो 10 साल का हो, लगभग पूरा 2-3 पीढ़ियों को उसने क्रिमिनलाइज कर दिया। आप कहिए ये जो कैंप जो भारत विरोध में कश्मीर के लिए जो अभियान चल रहा था, और उसी आतंकवाद की आग में अब पाकिस्तान सुलग रहा है। पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा। उसमें बहुत सारे जो विद्वान उस समय लेखक होते थे पाकिस्तान के, तो उसमें वो अपने देश के लोगों को आगाह करते थे। मैं उसमें पाकिस्तान का अखबार पढ़ता था, तो उसमें सब बातें आती थी कि भाई क्या कर रहे हो, पूरी पीढ़ी को तुम क्रिमिनलाइज कर रहे हो, उसको वायलेंट बना रहे हो, इतना हिंसक बना रहे हो, भारत के खिलाफ हिंसक बना रहे हो, लेकिन भारत को तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा वो। तो अल्टीमेटली जो उसकी हिंसा होगी उसका शिकार पाकिस्तान होगा। और हमने देखा पिछले 2-3 साल में कितना पाकिस्तान में कितनी हिंसा हुई है, उसके कितने सारे लोग मारे गए हैं। एक तो सेना के स्कूल के बच्चों को ही मार दिया गया, 141 बच्चे मारे गए। तो जो अभी जो आह्वान कर रहे हैं, इसका भी असर वही होगा। जितना वो भारत के लिए हथियार इकट्ठा करेंगे, वो हथियार उन्हीं के ऊपर गिरने वाला है। रामाधार जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या चाहे सरकार किसी की रही हो या किसी की हो, इस समय सवाल यह है कि क्या हमारी सॉफ्ट पॉलिसीज का पाकिस्तान फायदा उठा रहा है? जिस तरीके से एक छोटा सा एक आतंकी जो है वो भारत जैसे इतने बड़े देश को चैलेंज कर रहा है बॉर्डर के उस पार बैठ करके, ये शर्म की बात नहीं है कि भारत जैसा देश जो है एक आतंकी की एक गिदड़ भपकी जो है उसको भी हमें सुननी पड़ रही है? क्यों नहीं इस तरह के लोगों पर हम उस तरह का ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं जिस तरह का ऑपरेशन अमेरिका और बाकी लोग अपने दुश्मनों पर कर रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो या फिर अमेरिका हो? निश्चित रूप से हाफिज, देखिए पाकिस्तान की स्थिति यह है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है वहाँ, और आर्थिक खाई जो है वो गरीब और अमीरों के बीच का फासला भी बहुत बड़ा है वहाँ। हमारी जब वर्तमान सरकार, अभी ये नई वाली सरकार जब भारत सरकार बनी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के ये सोचा कि व्यापार थोड़ा शांति रहेगा तो जो असलहों पर और सुरक्षा बलों पर जो खर्चा आता है वो दोनों देश थोड़ा थोड़ा कम करके यहाँ जन कल्याण की योजनाओं पे ध्यान दे पाएंगे। लेकिन पिछले 2 वर्षों से पाकिस्तान के रवैये में न कोई परिवर्तन आना था न कोई परिवर्तन आया। अब हाफिज सईद जो पाकिस्तान में एक दुनिया का घोषित आतंकवादी है, वो कुछ स्टेटमेंट देता है, तो आतंकवादी का औकात यही है कि वो चुपके से एलओसी से अंदर घुसे, बम ब्लास्ट करे और भग जाए या मारा जाए। ऐसी उसकी आतंकवादियों की, किसी आतंकवादी ग्रुप की या किसी एक आतंकवादी की या किसी उसके गुट की ये हिमाकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, और न इतने संसाधन उनके पास हैं कि भारत के ऊपर वो अटैक करके और कुछ कार्रवाई कर दे। ये सारी गलत बातें, ये सब कुछ, ये सब सेंसेशन फैलाने के लिए, और वहां पर बेरोजगार जो यूथ पड़े हुए हैं उन यूथों को बरगला के एक आतंकवाद के, गुंडागर्दी के काम में डालने का एक सिंपल सा उन लोगों का एजेंडा है। और ध्यान भटकता रहे, वहां के लोग शासन के खिलाफ विद्रोह ना करें, आंदोलन ना चले, डेवलपमेंट का मांग लोग पाकिस्तान में ना करें। इसलिए ये शासन प्रायोजित आतंकवाद बिल्कुल कश्मीर के ऊपर केंद्रित करके पूरे देश को पिछले जब से आजादी मिली है तब से आज तक ये लोग डिस्टर्ब रखे हैं। उसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो तमाम बातें जो है रामाधार जी ने की, गरीबी है, बेरोजगारी है, लोगों को भड़काया जा रहा है, लेकिन इन तमाम चीजों की कीमत हम क्यों अदा करें? आप गरीब हैं, आपके यहाँ रोजगार नहीं है, आप धर्म के नाम पे भड़का रहे हैं, आपको जो करना है करें अपने देश के अंदर, लेकिन उससे हम अपनी इकोनॉमी को क्यों परेशान होने दें? हमारे यहाँ के लोग क्यों मरे?
हम कश्मीर में इस तरीके से हम लगातार इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से अनरेस्ट बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, क्यों नहीं हम इसका कोई फाइनल सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारे यूथ को दिक्कत हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था को दिक्कत हो रही है, लोग मर रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे इनको? मुझे लगता है कि किसी देश ने ये नहीं कहा भारत से कि आप बर्दाश्त कीजिए, बेरोजगारी क्यों कर रहे हैं यहाँ है, लेकिन मैंने वही कहा, ये भारत सरकार कोई भी हो, सरकार परमानेंट होती है, पार्टियां अलग अलग होती हैं, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि आप ये देखें कि अभी जो बुरहान वानी मारा गया, उसके बारे में कोई डाउट है? उसके बारे में कोई शक है? जो कुछ उसने किया उसको दुनिया सबको पता है। उसको मारने के बाद आप पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पे चिंता कर रहे हैं, वो तो बॉर्डर के बाहर बैठे हुए हैं। आपकी संसद के अंदर क्या कहा जा रहा है? सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि हमें कश्मीरियों से बात करनी चाहिए। कश्मीरी कौन? जिन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी हो, उसमें कांग्रेस हो, उसमें एनसी हो, पीडीपी हो, ये उनके नुमाइंदे, उनसे बात होगी। आप कश्मीरियों में किससे बात करना चाहते हैं? किसकी ओर इशारा है? किसकी पर्दादारी सीताराम येचुरी और डी राजा और तमाम अली अनवर लोग कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो सोफिस्टिकेटली व्हाइट कॉलर उन टेररिस्टों को कवरअप देने की बात कर रहे हैं जो भारत में बैठ के भारत की धरती पे भारत के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं। मैं कह रहा हूं हाफिज सईद तो दिखता है, जकीउर रहमान दिखता है, मोहम्मद अजहर दिखता है, तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आपके अंदर बैठे हुए जो उसी शक्लों के लोग हैं, उसी सोच के लोग हैं, और आर बार जब भी सिचुएशन ऐसी होती है ये ऐसी सलाहें सरकार को देने लगते हैं, ऐसे लगता है जैसे सरकार ने पता नहीं कश्मीर में क्या कर दिया। आप सब लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, पूरे जम्मू कश्मीर का मात्र 8% इलाके के अंदर ये तमाम घमासान मचा हुआ है, और साउथ के 4 जिले हैं, ये वही जिले हैं जहां हुर्रियत की पकड़ है, ये वही जिले हैं जहां पीडीपी को बहुमत मिला है। इन तमाम लोगों ने उन 8 जिलों को अनरेस्ट कर रखा है, और वही लोग हैं जहां सबसे ज्यादा भारत विरोधी कार्रवाई होती है। कश्मीर का 52% इलाका आज भी शांत है। मैं फिर यह कह रहा हूं कि जो बात कह रहे हैं आप कि भारत क्यों ये बर्दाश्त करे, भारत क्यों अपने लोगों को मरवाए, तो सवाल यह है कि पाकिस्तान जो भेज रहा है वो समझ में आता है, लेकिन आपके यहां जो बौद्धिक आतंकवादी बैठे हुए हैं, जो टेररिस्ट बैठे हुए हैं, जो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट बैठे हैं, वो लिबरल की शक्ल में है, वो लेफ्ट की शक्ल में है, वो मॉडर्न की शक्ल में है, वो सेकुलर की शक्ल में है, वो ज्यादा खतरनाक आपको सिचुएशन पैदा। समय समाप्त हो गया। 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड से भी कम का समय हर व्यक्ति के लिए है। मेरा सवाल अब सिर्फ इतना है, हमने कारगिल देखा, हमने तमाम जो है जिस तरीके से प्रॉक्सी वॉर है, मेरा सवाल यह है कि क्या हम लगातार ये धमकियां, ये तमाम लोगों को ट्रेन करते हुए इस पीछे सुन रहे हैं, हम कब तक रिएक्टिव रहेंगे? हम प्रिएंटिव क्यों नहीं हो रहे हैं? हम पहले से क्यों नहीं कोई तैयारी कर रहे हैं? हम रिएक्शन में जब हमला हो जाएगा फिर हम वहां तक जाएंगे, छोड़ करके आएंगे? क्या भारत को अपनी पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए? बहुत संक्षेप में पुष्पेंद्र जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल देखिए, बहुत पहले भी यह हुआ था कि भारत को प्रोएक्टिव होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, और प्रोएक्टिव का मतलब यह नहीं था कि आपकी सेना पे हमला हो आपने उसको रिएक्ट कर दिया। मैं समझता हूं यह नहीं होना चाहिए। भारत जिस दिन इस लड़ाई को जो जम्मू कश्मीर में, जो साउथ कश्मीर के अंदर लड़ी जा रही है, जिस दिन यह लड़ाई भारत उठा करके पीओके ले जाएगा, पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा। सवाल यह है कि हम लड़ाई अपने घर पे लड़ रहे हैं, हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, साथ में वो कश्मीरी मारे जा रहे हैं जो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन लड़ाई का मैदान बदलते ही चीजें बदलेंगी। ये भारत की सरकार को सोचना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, तब बात होगी। कल पार्थसारथी जैसा आदमी जो सबसे माइल्ड हमारे देश का जो है डिप्लोमेट रहा है, उसने भी कहा कि आप इस तरीके की कीर्तन नहीं कर सकते हैं, आपको जवाब देना होगा, क्योंकि वो पेशेंस और वो समय निकल चुका है। उपेंद्र जी बहुत संक्षेप। अब देखिए, कश्मीर को भारत अपना अटूट हिस्सा मांगता है, और इस अटूट हिस्से का एक हिस्सा है जो पाकिस्तान में है, जो तो अब भारत को अपनी जो प्रायोरिटी और चेंज करनी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि हमारी चिंता है कि पाकिस्तान ने जो हड़प रखा है हमारे कश्मीर के एक हिस्से को, उसको हम लिबरेट करें। तो अपनी पार्टी में कर दे कि उसको लिबरेट कराना हमारा हिस्सा है, इसके लिए हम स्टडी तैयार करें, इसके लिए हम पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान को बुलाएं कि आओ इस ऊपर बात करो, इसको प्रायोरिटी के साथ इसको हल करो। रामाधार जी आखिरी कमेंट आपका। विपुल, जो आप अभी हेडलाइन बता रहे थे अखबार की, जो हमारी एमई ने कल जारी की है, उसमें क्या कहा गया है?
कि गुलाम कश्मीर को खाली कराना है। बिल्कुल। तो सवाल ये कि जब आप कह रहे हैं गुलाम को, तो अमल में लाइए ना, बयान मत दीजिए, अमल में लाइए उसको। जो भारत सरकार के जो सैन्य बल तैनात हैं अभी भी कश्मीर में, वो सियाचिन का इलाका, उस सब इलाके में जहां एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे डिप्यूटेड है, और पेंट्रेशन का पाकिस्तान वहां से घुसपैठ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादी जो भेजता है वो जहां कंपैरेटिवली प्लेन्स हैं, नदियां हैं, जहां जंगल है, वहां से घुसा रहा है लोगों को। उस इलाके को सील करके अब अगला अगर पाकिस्तान को फिर एक और युद्ध लड़ने की आवश्यकता होगी तो हमारी सेनाएं निश्चित रूप से 400-500 स्क्वायर किलोमीटर और कब्जा करेगी, और यही रिजल्ट इसका होना है। उसके बाद वापस भी देंगे? नहीं, वापस नहीं दिया। करगिल के समय में भी नहीं दिया। हाँ, लाहौर हमने वापस दिया था, लाहौर हमने वापस दिया था कब्जा करके, क्योंकि विजिबल था लाहौर। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी आपका, रामाधार जी आपका, उपेंद्र जी आपका। लेकिन तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका मानना यह है कि अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, इस तरह की गीदड़ भपकियां बहुत हो गई। अब पाकिस्तान को और इस तरह के आतंकियों को सीधा संदेश देने की जरूरत है कि भारत जैसे मुल्क को इस तरह की गीदड़ भपकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हमें अब रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव होना चाहिए। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।